नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं नेताओं के बयानों के पीछे की वजहों की। राजस्थान में जो खबरें सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं, उनके पीछे आखिर उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो चर्चा की जा रही है वो राजस्थान में दो ही चीज़ों की जा रही है। या तो विधायक और सांसदों का जो निधि फंड है उसको लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी विधायक और अब कांग्रेस सांसदों पर लगाए जा रहे हैं, या तो उसकी चर्चा हो रही है, या फिर जो चर्चा हो रही है वो है मदन राठौड़ के बयान की कैलाश चौधरी को लेकर। कैलाश चौधरी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बाड़मेर से वो लोकसभा सांसद थे, और ये वही कैलाश चौधरी है जो रविंद्र भाटी की वजह से कहा जाता है कि हार गए थे और वहाँ से उम्मेदराम बेनीवाल आरएलपी छोड़कर आए थे, कांग्रेस से टिकट पे लड़े थे और वो वहाँ से जीत गए थे। खैर, जिस भी वजह से हार हुई, हार को हुए हुए उनके अब समय हो गया है। अब वो आगे बढ़ चुके हैं और पार्टी की तरफ से उनको किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब काफ़ी टाइम से वो जद्दोजहद में लगे हुए थे कैलाश चौधरी कि उनको कुछ ना कुछ पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाए। अब वो जिम्मेदारी दे दी है। अब जब जिम्मेदारी दे दी तो उसके बाद जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के मदन राठौड़, उन्होंने कई नेताओं को लेके इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश चौधरी भी खुद मौजूद थे और मदन राठौड़ भी मौजूद थे। उनसे पत्रकारों की तरफ से सवाल किया गया कि भाई, ये तो कैबिनेट मंत्री रह चुके, तो ये तो एक तरह से इनका डिमोशन है। अब उस पर जो मदन राठौड़ ने जवाब दिया, उस जवाब को लेकर चर्चाएं होने लगी और यही चर्चा है कि आखिर उस जवाब के पीछे वजह क्या है। वो जवाब उनका ये था, उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया कि देखिए, जब भी लंबी छलांग लगानी होती है तो पहले थोड़ा पीछे हटा जाता है और ये वही पीछे हटना है। तो पहले मदन राठौड़ का वो बयान सुन लेते हैं, वो तस्वीरें आप देखिए, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर उस बयान के मतलब क्या है। क्या वो कैलाश चौधरी के लिए कोई बड़ा बयान है मदन राठौड़ का कि अब आने वाला, मतलब वो उनको लंबी छलांग लगवा सकते हैं, उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में दी जा सकती है, या फिर ये उनका बयान दूसरे नेताओं के लिए है, या सत्ता में जो मौजूदा लोग हैं, जो मंत्री हैं या बाकी नेता है, ये उनके लिए है कि देखिए भाई, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री थे उनको हम ये पद दे सकते हैं, तो आप भी तैयार रहिए। इसी पे चर्चा करेंगे अम्बेश जी के साथ, लेकिन पहले मदन राठौड़ का वो बयान सुनिए। देखिए, कोई भी लॉन्ग जंप करने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है, तब लॉन्ग जंप होता है। तो मैं भी इनके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि थोड़ा पीछे आकर के लॉन्ग जंप करेंगे। देखिए, कोई भी लॉन्ग जंप करने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है, तब लॉन्ग जंप होता है। तो मैं भी इनके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि थोड़ा पीछे आकर के लॉन्ग जंप करेंगे। तो देखिए, ये था मदन राठौड़ का वो बयान, जिसके बाद अब ये दो सवाल सियासी गलियारों में राजस्थान की उठने लगे। पहला सवाल तो अम्बेश जी यही कि क्या अब आने वाले वक्त में कैलाश चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो कम से कम दूसरे नंबर पे तो आने की उम्मीद थी, और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ वो तीसरे नंबर पर रह गए। भाई, उम्मेदराम बेनीवाल जीत गए, जबकि उनकी इतना ज़्यादा शोर भी नहीं देखा गया था, और जिनका शोर देखा गया था रविंद्र सिंह भाटी का, निर्दलीय विधायक है, शिव से वो लोकसभा लड़े और उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, और सबसे हॉट सीट में से एक उन्हीं की वजह से बाड़मेर बन भी गई थी, और वो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर खिसक गए। अच्छा, बीजेपी का जहाँ तक मैं समझता हूँ, और बीजेपी नेताओं से अम्बेश जी मेरी भी बात होती है और आपकी भी होती रहती है, तो उसमें बीजेपी नेता भी यही मानते हैं, चाहे वो सिंधिया का एग्जाम्पल क्यों ना हो, कि पहले कुछ करके दिखाओ। अब जब वो तीसरे नंबर पर खिसक गए तो ये उम्मीद कम ही जताई जा रही थी। अब देखिए, और मध्य प्रदेश क्यों जाए सिंधिया का एग्जाम्पल लेने, हम अपने मालविया को देख सकते हैं। देखिए, मालविया नहीं जीते, ना विधायक रहे ना सांसद रहे, सांसदी के चक्कर में गई, विधायक की खूब चर्चाओं में आई थी, ये खबर भी उनकी, और आज तक उनको कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। तो यही इसी तरह की बातें कैलाश चौधरी के लिए भी की जा रही थी, और अब उनको जिम्मेदारी दे दी, और मदन राठौड़ ने यह भी कह दिया है कि देखिए, जब लंबी छलांग लगानी होती है तो पहले थोड़ा पीछे हट जाता है। तो अब ये उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज हम मान सकते हैं कि उनको आगे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर ये उन नेताओं के लिए जो सत्ता में मौजूद है, जो सही से काम नहीं कर रहे, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा होती रहती है, और मदन राठौड़ ने खुद ने कहा है कि ये संगठन सर्वोपरि है, सरकार से भी ऊपर है। अगर संगठन चाहेगा तो जो लोग सत्ता में मौजूद है उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ के लोगों को हम वहाँ भेजेंगे तो उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये, या फिर ये उनके लिए मैसेज है। देखिए, अब कैलाश चौधरी क्योंकि काफ़ी दिनों से खाली थे, जैसे ही वो देखिए वो केंद्र में मंत्री थे, 2 बार लगातार मंत्री रहे मोदी सरकार में, तीसरी बार जब वो हार गए तो
2 साल तक वो खाली बैठे रहे, अब उनको एक पद मिला है। देखिए बीजेपी में ना एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो कांग्रेस से आए हुए नेता हों या फिर चाहे उनकी पार्टी के बड़े नेता हों। देखिए राजेंद्र सिंह राठौर, सतीश पुनिया, ये उनकी ही पार्टी के वो नेता हैं जो 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए, और हर बार यही होता है कि भाई इनको क्या बड़ा पद, हमने कई बार चलाया कि वो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, उनको किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी उनको कोई जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं। हाँ, सतीश पुनिया का इस्तेमाल जरूर हुआ, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, बिहार चुनाव में भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी। अमित शाह जी ने उनकी कई बार तारीफ भी करी, जिसको लेकर भी कयास लगाए गए कि हाँ भाई सतीश पुनिया को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल लेकिन नहीं है। अब ऐसे में जब कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई तो सियासी करियरों में सवाल ये उठे कि भाई देखो, उन्होंने अपने 2 साल पहले जो सत्ता से बाहर हो गए, जो हार गए कैलाश चौधरी, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी, लेकिन सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर या जो कांग्रेस से आए नेता ज्योति मिर्धा हो, महेंद्रजीत मालवीय हो, लालचंद कटारिया हो, बड़ी लंबी फहरिस्त है, उन लोगों को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अच्छा, अब ज्योति मिर्धा हो चाहे आपके महेंद्रजीत मालवीय हो, आपने जैसे उनका जिक्र किया कि भाई वो भी चुनाव हारे। ज्योति मिर्धा एक नहीं 2 चुनाव हारी, पहले विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बाद 2024 लोकसभा का चुनाव हनुमान बेनीवाल से हार गई जी। तो अब एक तरीके से आपने परफॉर्मेंस क्या दी है। अब सतीश पुनिया के साथ प्लस पॉइंट ये है कि भाई उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, और जहां पर ये माना जा रहा था कि भाई एंटी सरकार जो है, अब 2 साल सरकार, 2 बार सरकार रह चुकी है बीजेपी की, तो इस बार एंटी फैक्टर काम करेगा। लेकिन और कई देखिए, आप देखिए जो एग्जिट पोल आए थे उनमें भी ये था कि भाई हरियाणा से जो है वो बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, लेकिन ये सतीश पुनिया का नेतृत्व और उनकी स्ट्रेटेजी काम कर गई और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई। राजेंद्र सिंह राठौर को भी लेकर लगातार यही होता है। तो ये एक उन नेताओं के लिए कि भाई आप होपलेस मत होइए, एक संदेश हो सकता है कि आप होपलेस मत होइए, वक्त के साथ चीज़ें अभी और होंगी। अब वो वक्त कब आएगा, किसका पहले आएगा, ये देखना सबसे अहम होगा। अब देखिए बीजेपी में हम लगातार, आप देखिए जब 2023 में सरकार बनी थी, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब 26 मंत्री बनाए गए थे, 4 नहीं बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन 1 महीने के अंदर एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सुरेंद्र पाल टीटी। तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए कि भाई क्या जो रिप्लेसमेंट किया जाएगा, अब जो मंत्री हटे हैं जिनको इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या नए फिर विस्तार होगा और जो 4 मंत्री उनको बनाया जाएगा। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आ गए, तो ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में जो सांसदों की, विधानसभा ये जो सांसदों के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो परफॉर्मेंस रही है या जिनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा पहली बार था, पिछले 2 बार की अपेक्षा देखें लोकसभा में जब बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कहाँ बीजेपी चाह रही थी कि वो 3-0 से क्लीन स्वीप कर देगी, जैसे 2 बार से उनके 25-25 सांसद जीत रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बीजेपी को 11 सीटों का झटका लगा। 8 कांग्रेस के सांसद जीते, 3 कांग्रेस के समर्थन वाले, अगर कहा जाए गठबंधन वाली जीत मिली जी। तो ये था कि भाई यहाँ पर जिस मंत्री या जिस नेता के क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उन मंत्रियों को बाहर किया जाएगा, और जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रही है जिन विधायकों के क्षेत्र में, उनको मंत्री बनाया जाएगा। वो मामला अटक गया। उसके बाद फिर उपचुनाव आ गए, ये हुआ, उपचुनाव के बेसिस पे देखा जाएगा। आपको याद होगा जैसे झुंझुनू में जो बजेंद्र की सीट थी, वहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते, या फिर आपकी जो कहाँ की सीट थी, ये एक सीट और थी इधर की जहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल करी थी, राजकुमार राउत के उम्मीदवार को 1000 कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा था उपचुनाव में, मुझे सीट का नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, तो ये वो चर्चा में उपचुनाव की बात कर रहे हैं, 24 के है ना। अच्छा, वो संघ, हाँ मुझे कोई बात नहीं, वो हमारे दर्शक जानते हैं। तो ये था कि भाई इन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने पटकन ही दिया। रेवंत राम डांगा का नाम था कि रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल के गढ़ को बेधा है, तो कैबिनेट विस्तार में उनको मौका मिल सकता है। लेकिन अब देखिए वो कहाँ फंस गए, कमीशन खोरी के आरोप में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, आज भी उनकी सदाचार कमेटी के सामने पेशी हुई है, अब उन्होंने सबूत जरूर पेश किए हैं, लेकिन सदाचार कमेटी अभी क्लीन चिट देने के मूड में नहीं है। अभी एक बार फिर फाइनल सुनवाई होगी। उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर मदन राठौर बिल्कुल भी खुश नहीं है इस पूरे घटनाक्रम से, तो उन पे भी एक्शन माना जा रहा है। सलूम्बर बिल्कुल। तो अब
उसके बाद फिर देखिए मतलब ये था कि विस्तार नहीं हो पा रहा है, उधर आयोग निगम इनमें गठन होना था, तो ये सब होता ना कार्यकर्ताओं में नाराजगी वाली बात या बड़े नेताओं में नाराजगी वाली बात। मैं एक यहाँ पे आपको उदाहरण दूंगा। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, उसके 3 महीने बाद 6 महीने बाद ही ये डिमांड उठने लगी, खुद सचिन पायलट मंचों से खड़े होके, कि भाई जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है 4.5 साल हमारे साथ, उनको जो है आयोग में या निगमों में उनको पदोन्नत किया जाए, जो हमारी मांगे वो पूरी की जाए। लेकिन हुआ क्या कि वो नहीं होता, टलता रहा। नतीजा क्या हुआ कि सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ बगावत के मूड में उतरा है। तो बीजेपी इसी बगावत से बचने के लिए कि ऐसा ना हो कि हाँ भाई जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं वो बागी बन जाएं, वो चले जाएं, वापस चले जाएं, क्योंकि चर्चाएं भी ये बीच में आई थी कि भाई हो सकता है ये लोग वापस चले जाएं। उधर अब सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो एक होप उम्मीद रहती ना, ठीक है भाई चुनाव हार गए, चुनाव हार जीत लगा रहता है, लेकिन पार्टी से उन्हें क्या मिल रहा है, काम तो वो लगातार कर रहे हैं। तो उन लोगों को बांधने के लिए मदन राठौर जी ने कहा कि देखो भाई, कैलाश चौधरी जी 2 साल खाली बैठे रहे, उनको हमने ये विभाग दिया है, आगे और भी बेहतर हो सकता है, तो आप लोग होपलेस मत होइए, चीज़ें बेहतर होंगी समय के साथ। तो ये तरीके से समझा जा सकता है कि हाँ भाई ठीक है, आने वाले समय में उन्होंने अपने नेताओं को एक सूत्र में बांधने का इसके जरिए काम किया। जी, क्या अम्बेश जी उनके लिए भी मैसेज है जो मौजूदा सरकार में लोग हैं, क्या उनके लिए भी मैसेज है कि उन्हें भी हटा के इस तरह कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल, जिस तरह नाम चल रहे थे, चाहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री अपने गजेंद्र सिंह खींवसर हो, प्रेमचंद बैरवा जी भी कई बार सवालों के घेरे में रहे, उनके बेटे का मामला रहा हो या फिर कई और सवाल खड़े हुए। तो देखिए, और मैंने जैसे मैंने बीच में कहा कि वो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को लेकर भी एक बात थी कि भाई किस मंत्री के क्षेत्र में जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों की हार हुई है, जिस मंत्री के क्षेत्र में, उन पर भी गाज गिर सकती है। उसमें भी 5 मंत्रियों के नाम थे, ठीक है। तो ये संदेश उनके लिए भी है कि भाई ठीक है। और देखिए, मदन राठौर पहले भी कह चुके हैं कि जो सत्ता में लोग हैं उनको संगठन में भेजा जाएगा, जो संगठन के लोग कुछ हैं उनको सत्ता में लाया जाएगा। तो अब इसके लिए अब देखिए, इसमें सबसे पहला नाम आ रहा था किरोड़ीलाल मीणा का, कि भाई हो सकता है कि भाई वरिष्ठ हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको वापस संगठन में भेज दिया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से वो एक्टिव दिख रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, जिस तरीके से उनकी तारीफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी है ना, तो उससे तो वो तो खैर मुझे लगता है इस लिस्ट से फिलहाल बाहर हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, और कई मंत्री हैं जो सवालों के घेरे में। देखिए, प्रदेश की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। आपको याद होगा, अभी जब सरकार के 2 साल के जश्न की बात थी और अलग अलग क्षेत्रों में जाके मंत्री या नेता जब पीसी कर रहे थे, पत्रकारों की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, और वो जब वीडियो वायरल हो रहे थे उससे सरकार की फजीहत हो रही थी। भाई सीएम भजनलाल शर्मा जिस तरीके से हर मंच पे खड़े होकर दावा करते हैं कि जो गहलोत सरकार ने 5 साल में नहीं किया, वो हमने 2 साल में करके दिखाया, लेकिन जब आप पत्रकारों के बीच में गए तो आप जवाब नहीं दे पाए। अब यही चीज होगा जब अगले 2.5 साल बाद, क्योंकि चुनाव की तैयारी 6 महीने पहले शुरू हो जाएगी ना, जब आप 2.5 साल बाद जनता के बीच जाएंगे तो यही सवाल जनता पूछेगी कि भाई ठीक है, आप कब तक गहलोत सरकार को कोसोगे, अब तो आप बताओ कि आपने 4.5 साल में क्या किया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुख्यमंत्री जी ध्यान में रखते हुए प्लान बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, राजस्थान में क्या है, पिछले 5 बार से 2003 में वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर हटाया, ठीक है। उससे पहले कांग्रेस रिपीट करके आई थी, लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। होता क्या है कि वही वाली बात, अफसरशाही के आरोप, ऐसा नहीं कि अफसरशाही के आरोप जब अभी लग रहे हैं सरकार पे कि भजनलाल सरकार पे ही लगे हैं, गहलोत सरकार पे भी के वक्त भी अफसरशाही के खूब आरोप लगे थे, खूब मंत्रियों की वो तो हो रही थी अफसरों से, ठीक है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई पहले इसको, जो चुनाव के 6 महीने बचेंगे तब हम जो काम करें, उससे पहले हम थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं, ताकि जनता के सामने एक प्रेजेंटेशन रखने वाले हमारे पास नेता हों, हमारी बात रख सकें, योजनाएं रख सकें। देखिए, अंता उपचुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंता में क्या हुआ, सवाल ये था कि भाई वसुंधरा राजे का गढ़ है, हार जीत वसुंधरा राजे पे तय होगी, लेकिन अंतोगत्ता तो बात ये आएगी ना कि भाई 2 साल में आप सरकार अपनी योजनाएं वहां पे नहीं प्रूफ कर पाई, और अंता में सरकार को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो जाए या वरिष्ठ लोग बोल दें कि हाँ भाई वसुंधरा का गढ़ था तो हार की जिम्मेदारी वसुंधरा को लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेलियर इस बात का भी था कि सरकार के 2 साल
जी। आप वो अंतर उपचुनाव में नहीं रख ये पाए। तो वो तो माना ना, मदन राठौड़ का बयान आया था कि ये हार की जिम्मेदारी मेरी और कहीं ना कहीं हमारी कमी रही कि हम सरकारी योजनाओं को जन तक नहीं पहुंचा पाए। नहीं, उसमें एक कमी जी। ये भी थी ना कि भाई देखो, आप किरोड़ी लाल मीणा जी। समाज के सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी में है, ठीक है, और 40,000 वोट थे अंता में, लेकिन वो प्रचार करने नहीं गए। बिल्कुल। ठीक है, बीजेपी के कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात स्वीकार करी है कि हाँ, किरोड़ी लाल मीणा जी अगर वहां प्रचार करने जाते तो उसका फर्क पड़ता। भाई 17,000 समथिंग वोटों से हार हुई है ना बीजेपी की। बिल्कुल। ठीक है, और सोचिए जहां पे 40,000 मीणा नेता हैं, तो वहां के मीणा नेताओं को क्या लगा कि यार हमारे समाज के नेता को तो साइडलाइन कर रखा है। नरेश मीणा वहां उतरे, नरेश मीणा को वो भी ले गए ना 40-50,000 वोट। जी। ठीक है, तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर नरेश मीणा ने नुकसान किसका किया, या नरेश मीणा की वजह से नुकसान किसका हुआ? और सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार नरेश मीणा नहीं है, कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार किरोड़ी लाल मीणा को भी माना जा सकता है। अब वो बात है कि भाई बुलाया नहीं, गए नहीं, तो अब ये बहुत सारी आप चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में और संगठन में जो समन्वय की कमी है, ये सब चीज़ें भजन लाल शर्मा जी, मुझे लगता है कि वो सब बैठ के नोटिस कर रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं 2028 में जिसपे विपक्ष हो या जनता हो अटैक करेगी, तो उसको जरा पहले से सफाई कर ली जाए। बिल्कुल। तो देखिए, ये थी इनसाइड स्टोरी। मदन राठौड़ का बयान तो महज इतना सा था जो कि हमने आपको सुनाया भी, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है वो अभी हमने अम्बेश जी के साथ डिस्कस किया। तो आज की देखिए इनसाइड स्टोरी में इतना ही, और एक बार फिर आपके सामने कल हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, जो भी राजस्थान में खबरों में सबसे ज़्यादा होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।